क्या कर रहे थे? तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि एक तो कौन सा डिपार्टमेंट एकीकरण कर रहा है? देसी रियासत परिषद, या उसको तुम चाहो तो क्या कह सकते हो, रियासत की सचिवालय। ठीक है, अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि ये देसी रियासत परिषद कब बना था? वेरी गुड, कब बना है? 5 जुलाई 1947। अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि देसी रियासत परिषद का सचिव कौन था? भाई देसी रियासत परिषद का सचिव कौन है? वीपी मेनन है। और अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। और इसके अलावा ये डिपार्टमेंट कहता है कि इनकी नजर में वो रियासतें स्वतंत्र रह सकती है जिसमें कितने लाख जनसंख्या हो? 10 लाख क्या हो जनसंख्या, या 10 लाख जनसंख्या नहीं हो तो फिर वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ होनी चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें इतना तो आइडिया है कि ऐसी शर्त पूरी करने वाली हमारे पास टोटल रियासतें कितनी है? तो ऐसा शर्त पूरी करने वाली टोटल रियासतें कितनी है? 4 है। कौन कौन सी? वेरी गुड, मेवाड़, जोधपुर, जयपुर और कौन सी है? बीकानेर। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि एकीकरण के समय बीकानेर के राजा कौन है, तो एकीकरण के समय बीकानेर के राजा कौन है? शार्दुल सिंह। मेवाड़ के कौन है? ठीक है। जयपुर के कौन है? मान सिंह सेकंड। और जोधपुर वाले कौन है? तो जोधपुर वाले जो है उनका नाम क्या बताओगे? हनुमान सिंह। ठीक है, तुमने फिर एक वर्ड लिखा था, एक लिखा था तुमने विलय पत्र। क्या लिखा है? तो एक्चुअल में विलय पत्र का नाम क्या है? वेरी गुड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। और मुझे तुम लोग ये बताओ कि उस विलय पत्र पे सबसे पहले किस रियासत ने साइन किए थे? किसने किए हैं? बीकानेर। सबसे लास्ट में धौलपुर वाला कौन? उदयभान सिंह। और तुम्हें ऐसा पूछे कि राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाली अंतिम रियासत कौन सी है, तो एकीकरण में शामिल होने वाली अगर अंतिम रियासत पूछे तो कौन सी है? और एकीकरण के वक्त सिरोही का राजा कौन है? तो एकीकरण के वक्त सिरोही का राजा जो है वो कौन है? अभय सिंह है। हमने शायद कहीं ऐसा भी पढ़ा है कि अगर मैं पूछूं कि एकीकरण के समय किस रियासत के राजा पर गांधी जी के हत्यारों को छिपाने का आरोप लगा था, तो कहां का आदमी है? और अलवर का कौन? अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि हमारी कौन कौन सी रियासतें यूपी में शामिल होना चाहती थी, तो आंसर क्या है तुम्हारा? भरतपुर। और किस आधार पर? भाषा के आधार पर। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि राजस्थान में किन रियासतों का विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ, तो भी बताओगे कौन सा है? भरतपुर एंड धौलपुर है। अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि मत्स्य संघ का उद्घाटनकर्ता कौन था, मत्स्य संघ का उद्घाटनकर्ता कौन है? एनवी गॉडगिल। मत्स्य संघ नाम हो ऐसा किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख किस रियासत का राजा था? मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख किस रियासत का राजा है? धौलपुर। और कौन? उदयभान सिंह। उपराष्ट्र प्रमुख कौन है? करौली वाला। कौन है? गणेश पाल। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन है? शोभाराम कुमावत। कहाँ का आदमी है? अलवर का। अगर मैं पूछ लूं कि मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी है? 184 लाख। और करोड़ में आए तो 1 करोड़ 84 लाख हो जाएगा। बराबर। ठीक है, अब यहां से आगे क्या वो देखो कि अब हमें एकीकरण के सेकंड चरण की बात शुरू करनी है। ठीक है, और बताना सब आपको ही है, मैं तो कुछ भी नहीं बताऊंगा। कि अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि एकीकरण के सेकंड चरण का नाम जो है, वेरी गुड, कि भाई हम लोग एकीकरण के सेकंड चरण का नाम क्या याद रखे? हमारा सिंबल क्या था? ई। ई से क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट माना कौन सी दिशा? पूर्व। तो हम लोगों ने नाम क्या सेट किया है? पूर्व या पूर्वी राजस्थान संघ। यहां तक तो ठीक हो। अब तुम ही बताना, मुझे कुछ नहीं बताना है। तारीख क्या रखूं? वेरी गुड, तारीख क्या रहेगा? 25 मार्च 1948। यहां तक भी तुम ठीक हो। अब मुझे बताना, देखिए ये चरण बनेगा कैसे? भाई कितनी रियासतें हैं? 9। 9 के लिए कितने शब्द थे? 4। कौन कौन से? वेरी गुड, एक तो हाड़ौती, एक वागड़, एक केपीएस प्लस टोंक प्लस, अरे बस कहां हो जाएगी अभी तो? अरे एक ठिकाना होगा ना यार, कौन सा? कुशलगढ़। यानी सेकंड चरण का नाम है पूर्व या पूर्वी राजस्थान संघ, जिसमें 9 तो क्या मिलती है? रियासत है, और एक क्या मिलता है? ठिकाना। तो 9 रियासत और एक ठिकाने को जोड़ के हम लोगों ने क्या पैदा किया है? पूर्व या पूर्वी राजस्थान संघ। यानी इजिकल टू क्या बना? क्या बनता है? ई। ई यानी क्या बनता है? पूर्व राजस्थान संघ। और तुम्हें अच्छे से आइडिया है कि हाड़ौती में क्या क्या है? कोटा, बूंदी, झालावाड़। ठीक है, फिर वागड़ में बताओ? डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। K4, P4, S4 और टोंक से टोंक। और इन सबको जोड़ के 25 मार्च 1948 को क्या बनाया? पूर्व या पूर्वी राजस्थान संघ। अब करना क्या वो देखो कि वैसे ही
कि हमें अब एक आदमी को कौन सी कुर्सी देनी है। हम एक आदमी को कौन सी कुर्सी देंगे? जब ये चरण बनेगा तो एक आदमी को तुम लोग क्या बनाओगे? जब ये चरण बन जाएगा तो एक तुम्हें क्या बनानी है? राजधानी। जब ये चरण बन जाएगा तो एक आदमी को क्या करने बुलाओगे? उद्घाटन करने। एक उद्घाटन का क्या होगा? जगह। और एक आदमी से तुम लोग क्या कराओगे? क्या करवाना है? नामकरण। अब यहाँ पे क्या वो देखो कि ऊपर की तीन ही लाइन समझने के लिए थी, हमने समझ ली है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक आदमी को क्या बनाना है? राष्ट्रमुख। तो कहते हैं कि इनमें सबसे बड़ा आदमी कहां से आता है? हाड़ौती से आता है। और हाड़ौती में कौन सा आदमी बड़ा है? और ध्यान रखना ये भीम सिंह भी कौन सा नंबर है? सेकेंड नंबर वाला। और भीम सिंह जो कहां का राजा है? और भीम सिंह कोटा को हमने यहाँ पे क्या बना दिया? राष्ट्रमुख। अब यहाँ पे क्या है वो देखो कि यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा है किस पोस्ट को लेके। तो मेन उपराष्ट्रमुख जो यही बंदा बनता है। और मेन उपराष्ट्रमुख जो है वो कौन सा बंदा बना है? बहादुर सिंह। और बहादुर सिंह जो है वो कहां का राजा है? बूंदी का राजा। अब यहाँ पे काम की चीज हमारे लिए क्या है वो देखो कि इस चरण के अंदर टोटल कितनी रियासतें मिल रही है? तो टोटल कितनी रियासतें मिल रही है? 9 रियासतें मिल रही है। अब 9 रियासत में से तुमने एक आदमी को तो क्या बना दिया? राष्ट्रमुख। एक को क्या बना रहे हो? उपराष्ट्रमुख। कितने और बचे? गणित है ना, 7 बचे। कितने बचे केवल? और 7 जो बचे हैं वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, वो सब अपनी अपनी रियासत के क्या है? राजा। जब उद्घाटन समारोह होगा तो उनको वहां जनता के बीच में नहीं बिठाएंगे, उनको भी सामने कुर्सी टेबल के ऊपर बिठाएंगे। जो इन 7 आदमी जो यहाँ पे और बचे, 7 रियासत के 7 राजा, क्योंकि एक तो राष्ट्रमुख बना, एक उपराष्ट्रमुख और बच रहे 7, तो सातों के सातों आदमी भी कौन सी कुर्सी पे है? उपराष्ट्रमुख। वो सातों आदमी भी क्या बने हैं? उपराष्ट्रमुख। बस फर्क केवल इतना है कि जो बहादुर सिंह बूंदी है इसकी नेम प्लेट के आगे लगा होगा वरिष्ठ उपराष्ट्रमुख। क्या लगा होगा? वरिष्ठ यानी सीनियर उपराष्ट्रमुख। और जो 7 राजा यहाँ पे और बचे हुए हैं उनकी नेम प्लेट के आगे लगा होगा जूनियर उपराष्ट्रमुख। क्या लगा होगा? जूनियर यानी कनिष्ठ उपराष्ट्रमुख। तो 7 राजा सातों के सातों भी क्या बने हैं? उपराष्ट्रमुख बने। लेकिन मेन एक ही याद रखना, कौन सा? बहादुर सिंह बूंदी। लेकिन यहाँ पे एक झगड़ा और है। एक झगड़ा क्या है वो देखो कि एक आदमी यहाँ पटेल से झगड़ा कर लेता। हो सकता है कि पटेल के समझाने में कहीं कमी रह गई या उस आदमी के समझने में क्या रह गई, कहीं कमी रह गई। अब उस आदमी को ये लगा कि जब जब भी एकीकरण का प्रोसेस चलता रहेगा ये हमें हमेशा क्या रखेंगे? राष्ट्रमुख रखेंगे। लेकिन अगला ही चरण आया, इन लोगों ने राष्ट्रमुख कहां के आदमी को बना दिया। तो एक आदमी पटेल का माथा खाना क्या कर देता है? शुरू कर देता। और वो कहता है यार तुमने कहा था कि एकीकरण का प्रोसेस राष्ट्रमुख हम रहेंगे वगैरह वगैरह। तो पटेल कहता है कि हमने ऐसा कहीं नहीं कहा था और हमारा तो अगला क्षण आएगा राष्ट्रमुख दूसरा ही बनेगा। लेकिन वो आदमी पटेल के पीछे पड़ जाता। और पता वो कौन सा आदमी पटेल का माथा खाता है? तो यहाँ पे पटेल का सिर खाने वाला ये आदमी था। आदमी का नाम क्या है? उदयभान सिंह। और उदयभान सिंह कहाँ का आदमी? धौलपुर का आदमी। ये पहले वाले चरण के अंदर कौन सी पोस्ट पे था? राष्ट्रमुख की पोस्ट पे। और ये अड़ जाता कि तुमने राष्ट्रमुख दूसरी जगह से क्यों बनाया, हम राष्ट्रमुख थे। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि पटेल की एक मजबूरी है, अभी नाराज नहीं कर सकते किस आदमी को, क्योंकि अभी हम लोगों ने मत्स्य संघ बनाया जरूर है लेकिन वो अभी राजस्थान में शामिल नहीं हुआ। वो राजस्थान में शामिल होगा ठेठ 5वें चरण में। कब शामिल होगा? और मत्स्य संघ का बोस जो है वो कौन है? उदयभान सिंह। अगर ये नाराज होकर अपनी चारों रियासतों को अलग रख लेगा तो वापस राजस्थान बनाने में क्या आएगी? कठिनाई आएगी। तो इस चक्कर में इसको खुश करने के लिए एक एकीकरण में एक्स्ट्रा पोस्ट उपराष्ट्रमुख की किसको भी देनी पड़ी? उदयभान सिंह धौलपुर। लेकिन एक नाम पूछे तो यही याद रखना, कौन सा? बहादुर सिंह बूंदी का, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो आप बताओगे कि प्रधानमंत्री जो है वो कौन बनेगा? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? गोकुल लाल असावा। और यहाँ पे भी ध्यान रखना ऐसे 3-4 आइटम आएंगे अपने पास। ये तो गोकुल लाल असावा है। जब थोड़ा आगे जाएंगे ना तो मैं तुम्हें किसी गोकुल भाई भट्ट से मिलवा दूंगा। किससे मिलवा दूंगा? और जिस दिन मैंने गोकुल भाई भट्ट से मिलवाया नहीं, मैंने किसके बारे में पूछा नहीं? गोकुल लाल असावा के बारे में। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हम गोकुल वर्मा से मिल लेंगे। किससे मिल लेंगे? और जिस दिन वो गोकुल वर्मा से मिले नहीं, ऊपर के दोनों गोकुल मैंने एक साथ पूछे नहीं। और एक दिन और आएगा जिस दिन मैं तुम्हें गोकुल सिंह मेहता से मिलूंगा। किससे मिलूंगा? और जिस दिन गोकुल सिंह मेहता से मिलवाया ऊपर के तीनों गोकुल एक साथ पूछ लूंगा, ठीक है। तो अभी तो गोकुल लाल असावा। और ये किस रियासत का नेता है? तो आप बताओगे किस रियासत का नेता है? शाहपुरा का। इसके अलावा राजधानी, इस सेकंड चरण की राजधानी क्या रहेगी? तो सेकंड चरण की राजधानी क्या रहेगी? कोटा रहेगी। उद्घाटन करता सेम टू सेम जो ऊपर था। और बंदे का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? एनवी गॉडगिल। उद्घाटन का जगह क्या रहेगा? कोटा। और नामकरण करने वाला भी सेम बंदा। तो आदमी का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? तो क्या नाम बताना? के.एम. मुंशी। पहला चरण दूसरा चरण दोनों में उद्घाटन करता भी सेम है और नामकरण करने वाला भी सेम है। दोनों चरणों का उद्घाटन करता कौन है? एनवी गॉडगिल। और दोनों चरणों का नामकरण करने वाला बंदा कौन है? के.एम. मुंशी। और यहाँ पे भी ध्यान रखना ये नामकरण करने वाला कॉलम लास्ट है। आगे अपन 5 चरणों में कहीं नामकरण करने वाले आदमी का नाम नहीं रखेंगे। एकीकरण में केवल ऊपर के 2 चरणों का ही नामकरण हुआ है और दोनों में एक ही ऑप्शन है। कौन है? के.एम. मुंशी। ये एकीकरण का कौन सा चरण है?
सेकेंड चरण जिसका नाम क्या रखा था, पूर्व राजस्थान संघ, किस तारीख को बना, 25 मार्च 1948। कितनी रियासत है, 9, और ठिकाना कितना, 1। ठीक है, और ये सारी बातें आपको क्या रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। समझने के लिए ऊपर की 3 लाइनें हैं जो 2 दिन पहले समझ चुके हैं, यहां से लगा के यहां तक आपको सीधा क्या रखना पड़ेगा, याद ही। तो ऐसा कैसा कॉपी में छापो, देखें। देखो, ई से ईस्ट यानी पूर्व राजस्थान संघ। तारीख लिखो 25 मार्च 1948। पच्चीस मार्च 1948। रियासत लिखो, हाड़ौती प्लस वागड़ प्लस केपीएस प्लस टोंक। और एक ठिकाना भी ऐड हो रहा है, कौन सा, कुशलगढ़ ऐड हो रहा है ना। हाड़ौती प्लस वागड़ प्लस केपीएस प्लस टोंक। ठीक है, 4 शब्दों में 9 नाम छिपे, वो तुम्हें आते हैं। और एक ठिकाना कौन सा ऐड हुआ है, कुशलगढ़। और इन सबको जोड़ के इज इक्वल टू क्या बन गया, ई। ई यानी क्या बन गया, पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, और ये सारी पोस्टें इन लोगों को दे दो। राष्ट्रमुख जो है किसे बना रहे हो, भीम सिंह, जो कहां के राजा हैं, कोटा के। और भीम सिंह भी कौन से नंबर वाले, ध्यान रखना, 2nd नंबर वाले ना। उपराष्ट्रमुख, यहाँ पे नाम 2 लिखे, लेकिन मेन एक ही याद रखना, बहादुर सिंह बूंदी है ना। और एक उदयभान सिंह धौलपुर, क्योंकि उदयभान सिंह को खुश रखना जरूरी है। ठीक, उसको नाराज नहीं करने के चक्कर में एक एक्स्ट्रा कुर्सी और दे दी गई। प्रधानमंत्री किसे बनाना है, गोकुल लाल असावा को। और गोकुल लाल असावा किधर का आदमी, शाहपुरा का आदमी है। ठीक है, राजधानी क्या रख रहे हो, कोटा। ठीक है, उद्घाटन करने किसको बुला रहे हो, जो ऊपर आया वही, कौन, एन.वी. गोडगे। उद्घाटन का जगह कोटा, और नामकरण किससे करवाना है, के.एम. मुंशी से। आप लोग कंप्लीट है यहां तक सब। लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 1-2 बातें सीखने, देखो सीखना क्या है, जैसे हम लोग लिख रहे थे ना कि मत्स्य संघ वालों की वार्षिक आय कितनी है, 184 या 1.84 करोड़। तो वैसे यहाँ पूछेगा कि इस सेकंड चरण की वार्षिक आय कितनी है, तो यहाँ पे आती आती वार्षिक आय हो जाती है 2 करोड़ रुपए। मतलब 9 ही रियासतें और एक ठिकाने की इनकम को जोड़ दो तो कितना बैठ रहा है, तो कितना बैठा, लगभग 2 करोड़ रुपए। तो लिखो इसी चरण के अंदर, लिखो, देखो इस द्वितीय चरण की, इस द्वितीय चरण की वार्षिक आय, इस द्वितीय चरण की वार्षिक आय
लगभग 2 करोड़ रुपए थी। इस द्वितीय चरण की वार्षिक आय लगभग 2 करोड़ रुपए थी। लगभग 2 करोड़ रुपए थी। लगभग 2 करोड़ रुपए थी। लिखा आप लोगों ने। अब यहां पे क्या है देखो कि यूं कहा जाता है कि ये हमारे एकीकरण का सबसे बड़ा चरण है। ये राजस्थान के एकीकरण का क्या सबसे बड़ा चरण। अब इसे राजस्थान के एकीकरण का सबसे बड़ा चरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक ही साथ एक ही दिन में कितनी रियासतें मिल गई? 9। भाई हमारे पास टोटली रियासतें केवल कितनी है? 19। और लगभग आधी रियासतें मतलब 9 रियासतें एक ही दिन एक ही बार में क्या हो गई? शामिल। तो इस एकीकरण का सेकंड चरण एकीकरण का सबसे बड़ा चरण माना जाता है। और इस चरण के अंदर जो है, इसी चरण के अंदर किस रियासत को भी शामिल करने का प्रयास किया गया, लेकिन मेवाड़ वो रियासत थी जिसने इस एकीकरण के दूसरे चरण में शामिल होने से क्या कर दिया था? मना। तो पूछेगा कि एकीकरण के सेकंड चरण में किस रियासत ने शामिल होने से मना किया था, तो रियासत तुम्हारे लिए कौन सी होगी? मेवाड़ होगी। तो दोनों बातें लिखो। देखें, देखो ये राजस्थान के एकीकरण का, देखो ये राजस्थान के एकीकरण का, ये राजस्थान के एकीकरण का सबसे बड़ा चरण, देखो ये राजस्थान के एकीकरण का सबसे बड़ा चरण, सबसे बड़ा चरण क्योंकि एक साथ, क्योंकि एक साथ 9 रियासतें शामिल हुई थी। यह राजस्थान के एकीकरण का सबसे बड़ा चरण क्योंकि एक साथ 9 रियासतें शामिल हुई थी। नेक्स्ट लिखो, लिखो एकीकरण के इस दूसरे चरण में, यहीं पे लिखना है, लिखो एकीकरण के इस दूसरे चरण में, एकीकरण के इस दूसरे चरण में, एकीकरण के इस दूसरे चरण में मेवाड़ रियासत ने, एकीकरण के इस दूसरे चरण में मेवाड़ रियासत ने शामिल होने से मना कर दिया था। एकीकरण के इस दूसरे चरण में मेवाड़ रियासत ने शामिल होने से मना कर दिया था। एकीकरण के इस दूसरे चरण में मेवाड़ रियासत ने शामिल होने से मना कर दिया था। मेवाड़ रियासत ने शामिल होने से मना कर दिया था। लिखा आप सब लोगों ने यहां तक? ठीक है। अब बात करनी है एकीकरण के कौन से चरण की? 23 चरण की। और तुम्हें बताना है नाम क्या रखूं भाई। हमारा सिंबल क्या था? जे। जे का क्या होता है? ज्वाइंट यानी जुड़ना, और जुड़ने को अच्छी सी हिंदी में क्या लिखा? तो नाम क्या पड़ गया? संयुक्त राजस्थान। तारीख तुम्हारे कोई बतानी है? 18 अप्रैल है कि 18 मार्च है? 18 अप्रैल। आगे 1948 लिखो क्या 49 लिखो? 18 अप्रैल 1948। ठीक है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि बनाओ कैसे? हाँ, कि जो ऑनलाइन वाले हैं, तुम्हें अगर किसी को कम समझ में आए तो यहाँ पूरा देख लेना भाई कि ये एकीकरण का कौन सा चरण है? तीसरा। तो तीसरा चरण पैदा करने के लिए तुम लोग जोड़ोगे किसमें? दूसरे में जोड़ोगे, सीधी बात है। तो एक के अंदर एक चरणों में जोड़ेंगे, अपना काम पूरा हो जाएगा। तो तीसरा बनाएंगे, जोड़ोगे किसमें? दूसरे में। मान लो चौथा बनाना है तो तीसरे में, पांचवा बनाना है तो चौथे में, लगातार जुड़ता जाएगा। तो संयुक्त राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण है? तीसरा। तो तीसरा चरण अगर बनाना है तो जोड़ना किसमें पड़ेगा? दूसरे में। तो दूसरे का नाम बोलो। पूर्वी राजस्थान संघ। तो उसका सिंबल क्या है? अब ये ई जो है ये पूर्व राजस्थान संघ है। इस ई के अंदर मैं क्या जोड़ूं? जैसे मैंने इस ई के अंदर मेवाड़ जोड़ा, इजिकल टू क्या बन गया? जे। जे यानी क्या पैदा हो गया? संयुक्त राजस्थान। यानी तुम्हें कोई परिभाषा पूछ ले कि बताओ संयुक्त राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, तुम्हें कोई परिभाषा पूछे कि बताओ संयुक्त राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, तुम्हारा उत्तर क्या है? पूर्वी राजस्थान संघ में मेवाड़ रियासत का विलय करने से किसका निर्माण हो गया? संयुक्त राजस्थान का क्या हो गया? निर्माण हो गया। लेकिन अब यहां से हमें थोड़ा सा ठहरना। क्यों? क्योंकि इस चरण को बनाने में क्या आने वाली है? समस्या। इस चरण को बनाने में क्या आएगी? समस्या। तो एक तो तुम लोग बताओ कि भी समस्या क्या आने वाली है? हाँ देखो क्या है कि वो बता सही रहे हैं कि यहां थोड़ी सी समस्या आने वाली है। क्यों? क्योंकि इस चरण के अंदर किसको शामिल कर रहे हो? मेवाड़। आप यूं समझो कि मेवाड़ और एकीकरण के समय मेवाड़ के राजा कौन है? और यूं समझो कि अपनी भाषा में समझो कि ये मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह दादागिरी करेंगे। क्या करेंगे? अब तुम लोग बताओ कि दादागिरी क्यों करें?
बड़ी रियासत आ गई। अरे लाइसेंस है इनके पास, क्या है? लाइसेंस है। कौन सा लाइसेंस? स्वतंत्र रहने का। अपन ने पढ़ा ना यार कि जिस रियासत में 10 लाख जनसंख्या, वार्षिक आय 1 करोड़, वो रियासत चाहे तो कानूनी तौर पे क्या रह सकती है? स्वतंत्र रह सकती है। तो ऐसा ही हुआ कि मेवाड़ की मिलाने की बारी जब आई तो मेवाड़ के राजा कौन है? भोपाल सिंह। और भोपाल सिंह सोचने लग जाते हैं कि हम चाहे तो कानूनी तौर पे अपनी रियासत को क्या रख सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पूरी हो रही है। 10 लाख जनसंख्या भी रखते हैं, उनकी वार्षिक इनकम कितनी है? 1 करोड़ है। तो इनकी इच्छा हो तो ये शामिल हो, बाकी इनकी इच्छा हो तो शामिल नहीं हो। कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं है। और इन्होंने मूड ऐसे ही बना लिया। जब मेवाड़ को मिलाने की बारी आती है तो मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह सोचने लग जाते हैं कि हम तो कानूनी तौर पर अपनी रियासत को क्या रख सकते हैं। और जैसे ही अफवाह बननी शुरू हुई कि मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह अपनी रियासत को तो क्या रखेंगे, तो ये अफवाह उड़ती उड़ती किसके पास पहुंच गई? तो किसके पास पहुंच जाती है? सरदार पटेल के पास। और जैसे ही अफवाह पटेल के पास पहुंची, पटेल भी सोचता कि मेवाड़ जैसी बड़ी रियासत अगर स्वतंत्र रहेगी तो राजस्थान मेवाड़ के बिना क्या रहेगा? अधूरा रहेगा। और जब पटेल को पता पड़ा कि मेवाड़ के राजा जो है आजाद रहने के बारे में सोच रहे हैं, तो पटेल फौरन उदयपुर किसको समझाने आ गया? और पटेल आके भोपाल सिंह को समझा रहा है कि भोपाल सिंह आप तो मान जाओ, आपको तो राजस्थान में क्या होना पड़ेगा? शामिल होना पड़ेगा। तो भोपाल सिंह साहब मना कर देते कि पटेल मैं तेरे राजस्थान में शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन पटेल अच्छा आदमी, हाथाजोड़ी करके समझा रहा। किस आदमी को? लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रही। और भोपाल सिंह कहते थे चिल्ला के कि पटेल तो नहीं तो कहा था कि जिसके पास 10 लाख जनसंख्या है, उनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए, वो रियासत चाहे तो अपने आप में क्या रह सकती है? स्वतंत्र रह सकती। तो चला जाए यहाँ से, हम तेरे राजस्थान में शामिल नहीं होंगे। लेकिन पटेल ने कोशिश की, लेकिन सुबह से शाम हो गई, बेचारा पटेल थक जाता, अपनी कुर्सी से उठ के जाने लगा। और जैसे ही पटेल को लग रहा कि मानने वाले नहीं है, जाने में फायदा है, और जैसे ही पटेल अपनी कुर्सी से उठ के जाने लगा, तभी अपना मुंह खोला किन्होंने? और मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह क्या कहते हैं कि देख पटेल, हम तेरे राजस्थान में क्या हो जाएंगे? पटेल कहता पहले ही बोल देते मेरा दिन तो खराब नहीं होता, ठीक है, क्योंकि पूरे भारत का काम लेके बैठा है एक आदमी, ठीक है। लेकिन भोपाल सिंह क्या कहते हैं कि हम शामिल तो हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमारी क्या होगी? अब बात सौदेबाजी पे आ रही है। बात किस पे आ रही है? इनको अंदर से शामिल तो होना है, लेकिन कुछ लेके क्या होना है? शामिल होना है। तो भोपाल सिंह कह रहे कि देख पटेल, हम तेरे राजस्थान में शामिल तो हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमारी कुछ क्या होगी? शर्त है। तो पटेल ने कहा कि बताओ कौन सी शर्त है? तो भोपाल सिंह कहते हैं कि भी नहीं, ऐसे नहीं बताएंगे। तो पटेल ने कह दिया नई ड्रेस तो पहन के आने से आराम है। लेकिन वो कहता है इसकी जरूरत नहीं, तो एक काम कर, तू कुर्सी पे नीचे बैठ पहले। तो पटेल बेचारा कुर्सी पे नीचे बैठता है। और भोपाल सिंह कहते हैं कि देख पटेल, जो भी क्या बनेगा संघ, जो भी संघ बनेगा तू उसमें राजधानी मेरी क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? उदयपुर। भोपाल सिंह पटेल को कहते हैं कि देख पटेल, जो भी चरण बनेगा, जो भी संघ बनेगा, उसमें राजधानी तू मेरी क्या बनाएगा? उदयपुर। और जैसे ये बात सुनी, पटेल कुर्सी से वो खुश हो गया, कुर्सी वापस क्या हो गया? खड़ा हो गया। कि कौन सी बड़ी बात थी, हम तो वैसे भी राजधानी क्या बनाएंगे? उदयपुर। लेकिन वो भोपाल सिंह कहता खड़ा क्यों हुआ, अभी तो और बाकी है, वापस नीचे बैठ। और बेचारा वापस क्या होता है? नीचे बैठता है। और कहा कि देख, हर बार हमेशा जो भी तू संघ बनाएगा या जो भी तेरा चरण होगा, उसमें हमेशा कौन सी कुर्सी? और उसमें राष्ट्रमुख की कुर्सी वंशानुगत कहां के राजा की रहेगी? ये इन्होंने वंशानुगत मांग ली कि जब जब भी तुम्हारा ये एकीकरण का बीमारी चलता रहेगा, राष्ट्रमुख की कुर्सी हमेशा कहां के राजा की सेट रहेगी? मेवाड़ के राजा की रहेगी। यानी खुद को खुद ही राष्ट्रमुख प्रमोट कर रहा है। और इस बार पटेल खुश भी नहीं हुआ, कुर्सी से खड़ा भी नहीं हुआ, उसको पता कि और कुछ दबा के बैठे होंगे। और कहा कि देख पटेल, हमें अंग्रेजों की ओर से क्या मिलते थे? प्रिवी पर्स। क्या बोला गया कि हमें अंग्रेजों की ओर से क्या मिलते थे? प्रिवी पर्स मिलते थे। अब प्रिवी पर्स नहीं किसी लेडीज पर्स का नाम है, नहीं, हमारी भाषा में प्रिवी पर्स का मीनिंग बड़ा सीधा है। क्या है? पेंशन है। तो ये यूं कहते हैं कि देख, हमें अंग्रेजों की ओर से कितना मिलता है, तू कितना कर, तू 20 लाख कर, तो हम तेरे राजस्थान में क्या हो जाएंगे? शामिल। पटेल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, पटेल को तीनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानेगा तो कानूनी तौर पे मेवाड़ जैसी बड़ी रियासत क्या रह सकती है? स्वतंत्र रह सकती है, क्योंकि 10 लाख जनसंख्या भी पूरी करें, वार्षिक आय कितनी है? 1 करोड़। और पटेल ने तीनों की तीनों शर्तें मानी और मेवाड़ को एकीकरण में क्या कर लिया? शामिल किया। लेकिन हमें केवल याद रखना है कि एकीकरण में शामिल होने से पहले शर्तों वाला गेम किन्होंने खेला था? किन्होंने खेला था? मेवाड़। और मेवाड़ के राजा किन्होंने खेला था? भोपाल सिंह ने खेला। कितनी शर्तें थी? 3। कौन कौन सी? राजधानी उनकी उदयपुर रखो, राष्ट्रमुख हमेशा मेवाड़ से, और 10 लाख पेंशन का कितना दिया जाए? 20। और तीनों शर्तें मानी और मेवाड़ को एकीकरण में क्या करना पड़ा? शामिल। और शर्त के अकॉर्डिंग राष्ट्रमुख की कुर्सी किसकी चली गई? तो राष्ट्रमुख की कुर्सी मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह ले गए। अब उपराष्ट्रमुख पे उस आदमी को सेट कर दो जो इससे पहले वाले चरण के अंदर राष्ट्रमुख था। कौन? तो आदमी का नाम क्या होगा? भीम सिंह। और भीम सिंह कहां का आदमी? कोटा का आदमी। इसके अलावा अब हमें एक आदमी को इस चरण का क्या बनाना है? प्रधानमंत्री। और जिस आदमी को बनाना है उस आदमी का नाम क्या है?
MLV यानी क्या है? माणिक्यलाल वर्मा। आदमी का नाम क्या है? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, वैसे ये माणिक्यलाल वर्मा भी बहुत बड़ा नेता है। ये रहने वाला बिजोलिया का आदमी है। कहाँ का आदमी है? बिजोलिया नाम सुना कभी? कहाँ आता है? भीलवाड़ा में। कहाँ आता है? भीलवाड़ा के अंदर। लेकिन उस समय ये भीलवाड़ा बिजोलिया सब मेवाड़ के पार्ट है। किस रियासत के भाग है? तो ये नेता तो किस रियासत का कहलाएगा? मेवाड़ का। लेकिन रहने वाला कहाँ का है? बिजोलिया। खैर अपन आगे मिल लेंगे, इसकी वाइफ से भी मिल लेंगे अपन। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो है वो किसको बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा। राजधानी जो है शर्त के अकॉर्डिंग क्या बनेगी? उदयपुर। अब एक आदमी को क्या बुलाना है? उद्घाटन करने। यहां तुम्हारा एक प्रश्न बनता है कि संयुक्त राजस्थान जो एकीकरण का तीसरा चरण है, इस चरण का उद्घाटन किसने किया था? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? जवाहरलाल नेहरू। या तो बड़ा सीधा पूछेगा कि संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तुम्हारा आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। या जवाहरलाल नेहरू ने एकीकरण के कौन से चरण का उद्घाटन किया? तीसरा, जिसका नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। और उद्घाटन का जगह क्या हो जाएगा? उद्घाटन का जगह उदयपुर हो जाएगा। तो हम एकीकरण का तीसरा चरण बना रहे हैं, जिसका नाम हम लोगों ने क्या सेट किया है? संयुक्त राजस्थान। किस तारीख को? 18 अप्रैल 1948। ये एकीकरण का तीसरा चरण। तो तीसरा चरण बनाने के लिए जोड़ा किसमें? दूसरे में। दूसरे का नाम क्या था? पूर्व राजस्थान संघ, जिसका सिंबल क्या है? कि ये पूर्व राजस्थान संघ है, जिसमें क्या जोड़ा और क्या बन गया? जय यानी क्या बन गया? संयुक्त राजस्थान। अब ये सारी बातें आपको क्या रखनी पड़ेगी? याद ही रखनी पड़ेगी। तो ऐसा पहले ये छापो, फिर मैं वो लिखवा देता हूं। लिखो तीसरा चरण। तीसरा चरण। देखो ये जो उपराष्ट्र प्रमुख जो वर्ड आ रहा ना, ये जो बाकी के राजा और जुड़ रहे हैं ना, कौन? एक तो वो ऊपर के चारों ABCD वाले, बाकी 7 रियासतें सेकंड वाली, वो सारे के सारे भी किस पोस्ट पे है? वो सब आगे आगे जुड़ते जा रहे हैं। क्या है? उपराष्ट्र प्रमुख। लेकिन नेम प्लेट के आगे क्या लग रहा है? कनिष्ठ। क्या लग रहा है? कनिष्ठ। और वरिष्ठ कौन है? भीम सिंह। बाकी जो राजा बच रहे हैं, जो ऊपर जुड़ चुके हैं, वो भी उपराष्ट्र प्रमुख की है, लेकिन कौन से हैं? वो कनिष्ठ हो जाएंगे अब बस। देखो प्रधानमंत्री MLV। जैसे ज्वाइंट यानी संयुक्त राजस्थान। तारीख लिखो 18 अप्रैल 1948। रियासतें लिखो E प्लस मेवाड़। ये E पूर्व राजस्थान संघ है ना। E प्लस मेवाड़ इज इक्वल टू J। यानी पूर्व राजस्थान संघ है, और उसमें क्या जुड़ा? मेवाड़। और जैसे पूर्व राजस्थान संघ में मेवाड़ जुड़ा, जे यानी क्या बन गया? संयुक्त राजस्थान। ठीक। और ये सारी पोस्टें दे दो इन लोगों को। राष्ट्र प्रमुख किसे बना रहे हो? भोपाल सिंह मेवाड़। राष्ट्र प्रमुख भोपाल सिंह मेवाड़। राष्ट्र प्रमुख भोपाल सिंह मेवाड़। उपराष्ट्र प्रमुख लिखो भीम सिंह कोटा। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। शॉर्ट में MLV लिख लो। राजधानी क्या रख रहे हो? उदयपुर। उद्घाटन करने किसे बुला रहे हो? जवाहरलाल नेहरू को। उद्घाटन का जगह क्या हो गया? उदयपुर। लिखा सबने? ठीक है, और नेक्स्ट आंसर लिखना शुरू करो। लिखो मेवाड़ शासक भोपाल सिंह। मेवाड़ शासक भोपाल सिंह शामिल होने से पूर्व
मेवाड़ शासक भोपाल सिंह शामिल होने से पूर्व, मेवाड़ शासक भोपाल सिंह शामिल होने से पूर्व निम्न 3 शर्तें रखते हैं। मेवाड़ शासक भोपाल सिंह शामिल होने से पूर्व निम्न 3 शर्तें रखते हैं। मेवाड़ शासक भोपाल सिंह शामिल होने से पूर्व निम्न 3 शर्तें रखते हैं। निम्न 3 शर्तें रखते हैं। लिखो नंबर 1, लिखो संघ की राजधानी उदयपुर। लिखो नंबर 1, संघ की राजधानी उदयपुर हो। संघ की राजधानी उदयपुर हो। नेक्स्ट लिखो, लिखो राज प्रमुख वंशानुगत मेवाड़ से हो। नेक्स्ट लिखो राज प्रमुख वंशानुगत मेवाड़ से हो। राज प्रमुख वंशानुगत मेवाड़ से हो। राज प्रमुख वंशानुगत मेवाड़ से हो। और नेक्स्ट लिखो, लिखो 10 लाख 10 लाख प्रीवी पर्स की जगह, प्रीवी पर्स का मीनिंग पेंशन, अभी अपन सीखेंगे इसके बारे में। लिखो 10 लाख प्रीवी पर्स की जगह 20 लाख प्रीवी पर्स दिए जाए। 10 लाख प्रीवी पर्स की जगह 20 लाख प्रीवी पर्स दिए जाए। 10 लाख प्रीवी पर्स की जगह 20 लाख प्रीवी पर्स दिए जाए। लिखा आप लोगों ने सबने यहां तक। अब यहां से आगे क्या, वो देखो कि तुम्हारे पास सीखने का एक वर्ड आता है, और तुम्हारे पास सीखने का एक वर्ड जो आता है वो क्या आता है, प्रीपर्स। तो प्रीपर्स का सीधा सा मीनिंग जो है वो हमारे पास क्या है, पेंशन है। अब ये प्रीपर्स क्या बीमारी, वो देखो कि असल में ये बातें किनके जमाने की है, अंग्रेजों के जमाने की। भी हमारे राजाओं ने भी अपनी रियासतें अंग्रेजों को हैंड ओवर की। हमारे राजा अंग्रेजों के कंट्रोल में रहे, तो अंग्रेजों का काम है कि हमारे राजाओं को खुश रखे। तो किसी को तोपों की सलामी देते हैं, पेंशन की सुविधाएं देते हैं। तो अब अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को क्या दी है, पेंशन की सुविधा। अंग्रेज लोग कहते हैं तुम्हारी सारी रियासत का काम हम कर लेंगे, तुम तो सालाना क्या ले लो हमारे से, पेंशन ले लो। तो लगभग भारत की हर रियासत के राजाओं को अंग्रेजों ने क्या दी है, पेंशन दी है। अब अंग्रेज तो भारत छोड़ के क्या हो गए, चले गए। गए कि नहीं गए, तो रेत रात में इधर, ठीक है। तो अब अंग्रेज तो भारत छोड़ के क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो अंग्रेजों के जाने के साथ ये व्यवस्थाएं क्या हो जानी चाहिए, बंद। लेकिन बंद नहीं हुई। ये अंग्रेजों की जो पेंशन की व्यवस्था है राजाओं के लिए, ये भारत की आजादी के बाद भी क्या रही, जारी रही। बल्कि अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था है तो अंग्रेजों के जाने के साथ बंद होनी चाहिए, लेकिन बंद नहीं हुई। और भारत की आजादी के बाद भी राजाओं को क्या मिलती रही, पेंशन। तो भारत की आजादी के बाद राजाओं को पेंशन क्यों मिले, तो उसका रीजन जो है वो यहां से पैदा हो गया। कहां से पैदा हो गया, संविधान सभा से। जब हमारे भारत के अंदर संविधान सभा का क्या हुआ था, और जब संविधान सभा बनी संविधान बनाने के लिए, तो उस संविधान सभा में किसके प्रतिनिधि भी पहुंचे, तो उस संविधान सभा में किसके मेंबर्स भी पहुंचे, देसी रियासत के प्रतिनिधि भी पहुंचे। और देसी रियासत के राजा अपनी रियासत, अपने राजा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और देसी रियासत के प्रतिनिधि कहां बैठे हैं, भारत की संविधान सभा में। और जब वहां पे संविधान लिखा जा रहा था, तो देसी रियासत के जो प्रतिनिधि आए हुए थे संविधान सभा में, उन्होंने पूछा कि हम भी तुम्हारा क्या बनाने में योगदान दे रहे हैं, तो हमें यह बताओ कि तुम्हारे संविधान से हमारे राजाओं को क्या मिलेगा। तो संविधान लिखने वालों ने क्या कह दिया कि जो अंग्रेजों की बनाई हुई कौन सी व्यवस्था है, पेंशन की व्यवस्था, उससे हम राजाओं के लिए बंद नहीं करेंगे। और भारत की आजादी के बाद भी ये पेंशन उनके लिए क्या रहेगी, चाहे रहेगी। और इस चक्कर में राजाओं को पेंशन मिले, ये बात उन लोगों ने कहां लिख दी। और जैसे ही भारत आजाद हुआ, भारत की आजादी के बाद भी राजाओं को क्या मिल रही है, पेंशन। अब पूरे भारत में टोटल कितनी देसी रियासत है, 565 रियासत है। अब 565 देसी रियासत के राजाओं को पेंशन मिलेगी, और अब पेंशन देने का काम कौन करेगी, अरे कौन करेगी यार, भारत सरकार करेगी। तो मान लो अगर 65 निकाल दो तो भी 500 रियासत के राजाओं को तो पेंशन मिलती, किसी को 10, 20, हाईएस्ट 21, 21.5 लाख रुपए भी क्या मिली है, पेंशन मिली, सबको अलग अलग मिली है। तो मान लो एवरेज अपन 10 लाख ही निकाले, तो 500 रियासत अगर पेंशन लेती है तो 500 गुना 10 लाख। अब ये आंकड़ा पता नहीं कितने करोड़ों अरबों के अंदर पहुंच रहा, और इतना बड़ा खर्चा राजाओं को पेंशन देने का कौन कर रही है, भारत सरकार कर रही है। तो कुल मिला के ये भारत सरकार की जेब के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा था। तो किसी ना किसी को तो ये खर्चा क्या करना था, कम करना था। तो बहुत समय निकला, लेकिन किसी ने भी इस खर्चे को कम करने की कोशिश नहीं की। उनको पता है कम किया नहीं तो अभी राजा के जो भी परिवार वाले सदस्य बचे हैं वो इसका विरोध करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी भी उनका वर्चस्व था इसलिए। तो किसी भी प्रधानमंत्री ने इसको बंद करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक प्रधानमंत्री ऐसा मिला
जिसने लड़ झगड़ के हमेशा के लिए राजाओं की पेंशनें क्या करवा दी, और उस समय भी उन्होंने बड़ा विरोध किया लेकिन उसने किसी की नहीं मानी, और उसने लड़ झगड़ के हमेशा के लिए राजा की पेंशन क्या करवा दी, बंद। तो किसी प्रधानमंत्री को अगर राजाओं की पेंशनें बंद करनी है तो उस प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ेगा? कोई लड़ना झगड़ना तो ही नहीं, तो गंदी बात होती है भाई। पेंशन की बात जो है वो कहां लिखी गई है? संविधान में लिखी है, और संविधान में तुम लोग क्या कर लो, संशोधन कर लो, तो ऑटोमेटिक पेंशन क्या हो जाएगी, बंद। और एक संविधान संशोधन होता है कौन से ईयर में? और 1971 के अंदर संविधान संशोधन हुआ, कौन से नंबर वाला? 26वां। और जैसे ही 1971 26वां संविधान संशोधन हुआ, राजाओं की पेंशनें हमेशा के लिए क्या कर दी गई। और पता है ये काम किस प्रधानमंत्री के जमाने में हुआ होगा भाई? 71 के अंदर इस समय इंडिया की इकलौती महिला प्रधानमंत्री, जिसका नाम क्या था? और इंदिरा गांधी के जमाने में 26वां संविधान संशोधन हुआ और राजाओं की पेंशनें हमेशा के लिए क्या कर दी गई? बंद कर दी गई। तो एक लाइन क्वेश्चन बना के लिखो, लिखो ब्रैकेट बना के लिखो, 26वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन 1971, 26वां संविधान संशोधन 1971 प्रधानमंत्री, 1971 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय राजाओं के प्रीवी पर्स, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय राजाओं के प्रीवी पर्स, राजाओं के प्रीवी पर्स बंद कर दिए जाते हैं। राजाओं के प्रीवी पर्स बंद कर दिए जाते हैं। राजाओं के प्रीवी पर्स बंद कर दिए जाते हैं। राजाओं के प्रीवी पर्स बंद कर दिए जाते हैं। लिखा आप लोगों ने, ठीक है। तो एकीकरण के कितने चरण कंप्लीट हुए? 3। अब बात करनी है एकीकरण के कौन से चरण की? चौथे चरण की, और नाम तुम लोग ही बताओगे। तो पहले बताओ नाम क्या रखूं भाई? जो चौथा चरण है उसका सिंबल क्या था? बी। बी का क्या होता है? बिग। बिग माने बड़ा, और बड़े को अच्छी हिंदी में क्या लिखा? वृहद। तो नाम क्या पड़ गया? वृहद राजस्थान, ठीक है। तारीख तुम लोग ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। वेरी गुड। तारीख क्या है? 30 मार्च 1949। यहां तक भी तुम लोग ठीक हो। मुझे बताओ कि बनाना कैसे रह गया? क्या क्या जोड़े? शाबाश भाई। वृहद राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण है? चौथा। चौथा पैदा करने के लिए जोड़ोगे किसमें? तीसरे में। तीसरे का नाम बोलो। संयुक्त राजस्थान, जिसका सिंबल क्या है? जिसका सिंबल जो है वो क्या है? जे। अब ये जे संयुक्त राजस्थान है, ठीक है। संयुक्त राजस्थान में क्या जोड़ू? जे क्यूब बी। क्या क्या आइटम है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, प्लस एक ठिकाना, कौन सा? लावा। और इन सबको जोड़ के इजिकल टू क्या बना? बी। बी यानी क्या बन गया? बी यानी क्या बन गया? वृहद राजस्थान। यानी वृहद राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ? संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और एक ठिकाना, कौन सा? लावा। जब मिल गया तो क्या पैदा हो गया? वृहद राजस्थान। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा और ठहरना, क्यों? क्योंकि ये राजस्थान के एकीकरण का वो चरण है जिसको बनाने में सबसे ज्यादा समस्या आई। ये राजस्थान के एकीकरण का वो चरण है जिसको बनाने में क्या आई? सबसे ज्यादा समस्या। अब तुम लोग ही मुझे बताओ देखें कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि इस चरण को बनाने में सबसे ज्यादा समस्या आई? हाँ, क्योंकि इनमें टोटल कितनी रियासतें मिल रही है? 4। और 4 में से कितनी रियासतें लाइसेंस वाली है? 3। कौन सा लाइसेंस? स्वतंत्र रहने का। कौन सा लाइसेंस है वो? स्वतंत्र रहने का, कि उनकी इच्छा हो तो शामिल हो, बाकी उनकी इच्छा हो तो शामिल नहीं हो। यानी इस चरण के अंदर कौन कौन सी रियासतें ऐड हो रही है? एक तो क्या मिल रही है? जोधपुर मिल रही है। एक क्या मिल रही है? जयपुर। एक क्या मिल रही है? बीकानेर। और एक क्या मिल रही है? जैसलमेर। और हम लोग पढ़ रहे हैं कि इस चरण को बनाने में क्या आ रही? सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि इन 4 रियासतों में 3 रियासतें तो लाइसेंस वाली है, यानी उनके पास या 10 लाख जनसंख्या या वार्षिक आय कितनी होगी? उनकी इच्छा हो तो वो शामिल हो, बाकी उनकी इच्छा हो तो वो शामिल नहीं हो, ठीक है। संयुक्त राजस्थान की वार्षिक आय 3 करोड़ रुपए थी, मैं लिखवा दूंगा अभी, ठीक है। और वार्षिक आय वाला जो लिख दो, एक संयुक्त राजस्थान में लाइन लिख दो, ठीक है। और संयुक्त ये वार्षिक आय वाला कॉलम भी अपन लास्ट बार लिख रहे हैं, आगे कहीं मेंशन नहीं करेंगे अब, है ना। लिखो संयुक्त राजस्थान में लिखना, तीसरे चरण के अंदर लिखना ना।
देखो संयुक्त राजस्थान की वार्षिक आय लगभग 3 करोड़ रुपए थी। संयुक्त राजस्थान की वार्षिक आय लगभग 3 करोड़ रुपए थी। संयुक्त राजस्थान की वार्षिक आय लगभग 3 करोड़ रुपए थी। लिखा आप सब लोगों ने यहां तक। अब देखो यहां से आगे क्या है कि अब इस क्षण को बनाने में सबसे ज्यादा समस्या आने वाली, क्योंकि इन 4 में से 3 रियासतें लाइसेंस वाली। कौन कौन सी? जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। ठीक है, यानी ये जोधपुर, जयपुर, बीकानेर वाले चाहे तो अपने आप को क्या रख सकते हैं? स्वतंत्र रख सकते हैं। या तो 10 लाख जनसंख्या पूरी कर रहे हैं या वार्षिक आय। यानी एक चीज तो क्लियर है कि चारों में से समस्या कहां नहीं है। एक चीज क्लियर है कि चारों में से समस्या कहां नहीं है? जैसलमेर में नहीं। अब 3 ही बची। कौन सी? जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। ये 3 रियासतें समस्यात्मक या प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अब देखो क्या है कि अगर मैं तुम्हें पूछूं कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें इन तीनों रियासतों में तुम्हें सबसे अच्छी रियासत कौन सी लगती है? बीकानेर। ठीक है, क्यों? हाँ, कि इन तीनों रियासतों में सबसे अच्छा आदमी कहाँ का है? बीकानेर। उस जमाने में अगर किसी एक ही रियासत के पास अकेले उस जमाने के 3 करोड़ रुपए थे तो कौन सी रियासत थी? सबसे पैसे वाली रियासत है। कौन सी? बीकानेर। लेकिन बीकानेर का राजा बहुत अच्छा है, उसका शुरू से क्लियर था कि भाई मुझे राजस्थान में क्या होना है? शामिल होना चाहता। तो जैसे मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह ने नाटक किए थे वैसे नाटक कौन भी कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया और उल्टा विलय पत्र पे आके सबसे पहले क्या किए? हस्ताक्षर किए। यानी समस्या कहां से नहीं होनी है? बीकानेर से नहीं होनी। अब 2 ही बची। कौन सी? या तो समस्या जोधपुर से आ सकती है, कहां से आ सकती है? जयपुर से। लेकिन पटेल अच्छा आदमी है। पटेल कौन? दुकान वाला नहीं। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पटेल ने सबके लिए अच्छा सोचा कि ये बड़े लोग हैं, इनको एकीकरण के अंदर कोई ना कोई पोस्ट दे देंगे और इनको भी हम लोग जो है वो एकीकरण में क्या कर लेंगे? शामिल कर लेंगे। तो इस चक्कर में जयपुर का राजा मान जाता है, चलो ठीक है यार, तुम लोग मुझे एकीकरण के अंदर कोई ना कोई पोस्ट दे दो, मैं तुम्हारे राजस्थान में क्या हो जाऊंगा? शामिल। लेकिन एक बंदा नहीं मानता। कहां वाला? जोधपुर वाला। कौन? और जोधपुर के राजा कौन है? तो जोधपुर के राजा का नाम तुम लोग क्या बताओगे? हनुमान सिंह बताओगे। और हनुमान सिंह हमारे पटेल को क्या बोलते हैं कि देख पटेल, वैसे भी हम तो क्या नहीं रहना चाहते हैं। हनुमान सिंह पटेल को क्या बोल रहे हैं कि देख पटेल, वैसे भी हम लोग तो क्या नहीं रहना चाहते हैं। पटेल मन में कह रहा था कि मैं कौन सा छोड़ दूंगा तेरे को। ठीक है, लेकिन क्या कहता है कि ना तो हम स्वतंत्र रहेंगे पटेल और ना तेरे किसमें शामिल होंगे? भारत में। पटेल को क्या कह रहा है हनुमान सिंह कि ना तो देख पटेल हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ना तेरे किसमें शामिल होना चाहते हैं? भारत में। और पता पटेल का दिमाग खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब एक ही ऑप्शन बचा। क्या? और ये कह रहा है कि हम हमारी रियासत लेके किसमें शामिल होंगे? और जैसे ही पाकिस्तान का नाम लेगा किसका दिमाग खराब होगा? पटेल का। क्योंकि हमने मम्मी पापा एक कसम खा रखी है कि किसी भी रियासत को कहां नहीं जाने दूंगा। और हमारा एक आदमी जिद पकड़ के बैठ गया कि नहीं, हम तो हमारी रियासत लेके कहां जाएंगे? पाकिस्तान। और जैसे ये बात होना शुरू हुई कि जोधपुर के राजा हनुमान सिंह अपनी रियासत को कहां मिलाना चाहते हैं? पाकिस्तान। और जैसे ये बात फैलना शुरू हुई फौरन बुला लिया। किस आदमी को? हनुमान सिंह को। और हनुमान सिंह को फौरन कहां बुलाया? और दिल्ली बंद कमरे में एक मीटिंग फिक्स की। और इस बंद कमरे में एक तो भोला भाला आदमी बैठा हुआ। कौन? वीपी मेनन। इस बंद कमरे में कौन बैठा हुआ है? पटेल। इस बंद कमरे में कौन भी बैठा हुआ है? माउंटबेटन। ठीक है, ये वो अंतिम अंग्रेज था। जब तक भारतीयों द्वारा भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक अंतिम अंग्रेज जो भारत में रुका रहेगा वो यही था। कौन था? माउंटबेटन। और इस बंद कमरे में एक आदमी जो बैठा हुआ था उसका नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। और ये रियल केस है कि जैसे ही हनुमान सिंह पाकिस्तान जाने की जिद करते हैं तो हनुमान सिंह को फौरन कहां बुला लिया गया? दिल्ली बुला गया। और हनुमान सिंह को अच्छे से पता है कि ये लोग मेरे को दिल्ली क्यों बुला रहे हैं। हाँ, मारा कुटा नहीं करेंगे, समझाएंगे कि आप कहां जाने की जिद छोड़ो, पाकिस्तान जाने की जिद क्या कर दो, छोड़ दो। तो इस चक्कर में लेकिन हमें एक ये भी देखना है कि चलो वो ऐसा क्या पाकिस्तान के अंदर जो बार बार हनुमान सिंह कहां जाने का गाना गा रहे हैं, पाकिस्तान जाने का। तो वो इसलिए क्योंकि हनुमान सिंह के शरीर में किसका भूत बैठा हुआ है? कि हनुमान सिंह के शरीर में किसका भूत बैठा हुआ है? जिन्ना का। जिन्ना का नाम सुना हो कभी? क्या नाम है पूरा इसका? मोहम्मद अली जिन्ना। इसका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना। जैसे अपने इधर वो महात्मा गांधी है ना, वैसे यूं समझो पाकिस्तानियों का महात्मा गांधी है। कौन? कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। जैसे अपना राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। वैसे ही पाकिस्तानियों का राष्ट्रपिता कौन है? जिन्ना। जैसे अपने नोटों पे किसका फोटो आता है? महात्मा गांधी का। वैसे ही पाकिस्तानों के नोटों पे किसका फोटो आता है? जिन्ना का। तो ये जिन्ना डिस्टर्ब करता है हमारे किस आदमी को? हनुमान सिंह। और हनुमान सिंह को क्या कहता है कि हनुमान सिंह अगर आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओगे तो हम आपको क्या गिफ्ट कर देंगे? तो हम आपको क्या गिफ्ट कर देंगे? कराची बंदरगाह गिफ्ट कर देंगे। एक तो शायद समझते हो, बंदरगाह समझते हो? बंदर नहीं यहाँ पे। बंदरगाह किसको कहते हैं?
समुद्र के किनारे होता है, पोर्ट कहते हैं, ठीक है। और बड़ी महंगी जगह, जहाँ जहाज आते हैं, व्यापार होता है, आयात होता है, निर्यात होता है, बहुत महंगी जगह और बड़ी आमदनी होती है। और ऐसी महंगी जगह का लालच किसके दिमाग में सेट हो गया, और इसी चक्कर में आदमी बार बार कहां जाने की जिद करता है, पाकिस्तान। और हनुमंत सिंह ठान के गया था, कुछ भी हो जाओ दिल्ली में, मुझे एक ही बात रखनी है कि मुझे अपनी रियासत लेके कहां जानी है, पाकिस्तान। और इस चक्कर में हनुमंत सिंह की गाड़ी जोधपुर से फुल हो गई और गाड़ी लेके भाई साहब सीधे कहां पहुंचे, और उस बंद कमरे में ऑफिस में सबसे पहले ये बोला वाला आदमी मिला, कौन, मेनन। मेनन तो किस टाइप का आदमी है, हाँ भला तो बाबू है, क्या है वो, बाबू समझते हो, सचिव। बाबू यानी क्या है, सचिव ना, ये पटेल के ऑर्डर देने का काम करता है बेचारा। सारी कागजी कार्रवाई तो कौन करता, लिखता मेनन करता है। और जैसे ही मेनन के पास पहुंचा हनुमंत सिंह, मेनन ने पटेल वो अपने टेबल के नीचे से वो पर्चा निकाल दिया, कौन सा, विलय पत्र, और कहा हनुमंत सिंह को कि देखिए राजस्थान के राजाओं का विलय पत्र है, आप साइन करो और राजस्थान में क्या हो जाओ शामिल। अब मेनन कह रहा हनुमंत सिंह को कि आप राजस्थान में शामिल हो जाओ, लेकिन अपने भाई को कहां जाने का भूत सवार है, पाकिस्तान। तो हनुमंत सिंह आंख दिखाता किसको, मैंने कहा छोटा आदमी तेरे से बात नहीं करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है आगे बात कर लो। आगे गया तो कौन मिला, पटेल। अच्छा आदमी, पटेल समझा रहा किसको, हनुमंत सिंह को कुछ भी समझ में नहीं आ रही। 1 घंटे तक भाषण सुनता पटेल का, लास्ट में बोलता था ये जाऊंगा तो कहाँ। फिर चाय पानी का प्रोग्राम हुआ बीच में, फिर पटेल का भाषण सुना हुआ। 1 घंटे तक भाषण सुनता कुर्सी बैठे बैठे, लास्ट में बोलता है भाषण खत्म हो गया, पटेल बोलता हो गया, फिर वापस बोलता जाऊंगा तो कहाँ। और ये दौर पता नहीं कितने टाइम तक चलता रही। पटेल ने कोशिश नहीं छोड़ी, पटेल ने बहुत मनाने की कोशिश की, किस आदमी को, हनुमंत सिंह को। और लगातार पटेल कोशिश करा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, कौन, हनुमंत सिंह। लेकिन ये रियल केस है, यूं कहा जाता है कि पटेल के समझाने में और हनुमंत सिंह के समझने में, पटेल के समझाने में और हनुमंत सिंह के समझने में इतनी बड़ी बात बढ़ जाती है कि कमरे में बड़ा जोरदार गुस्सा आ गया, किसको, और कहते हैं कि हनुमंत सिंह को इतना जोरदार गुस्सा आया कि वहां कमरे में सबके सामने अपनी जेब से क्या निकाली, और जैसे ही बंदूक निकाली सबसे पहले ये आदमी कमरा छोड़ के भाग गया। कौन भाग जाता है, माउंटबेटन भाग जाता है। क्योंकि नहीं, वो नाम से लग रहा ना ये अपने इधर की पार्टी नहीं है। कौन है ये, अंग्रेज है, और इसको इसके घर जाना, इसका घर कहाँ है, काल का इंग्लैंड है ना, इसका घर कहाँ है, वो इंग्लैंड। और माउंटबेटन को अच्छे से, ये रियल केस है कि इसको अच्छे से पता है कि राजस्थान के राजाओं का भरोसा नहीं, कब गोली नहीं चलाएंगे, समाधि यही बनाएंगे। ये वास्तव में कमरा छोड़ के क्या होता है, भाग जाता है। और ये टेबल के नीचे घुस के बैठ जाता, कौन, जवाहरलाल नेहरू। इसको पता गोली चली नहीं, टोपी उड़ी नहीं, ठीक है। और असल में ये कोने में दुबक जाता, कौन, मेनन। क्योंकि असल में जो हनुमंत सिंह ने बंदूक वाला नाटक किया था वो फिल्मी स्टाइल में किसके सिर में लगाई थी, फिल्मों में अपन देखते ना, वैसा वाला सीन हो गया। वो बेचारा मेनन डर गया, वो बोला वाला आदमी है। तो कमरे में केवल एक ही बंदा नहीं डरा, कौन, और पटेल ने एक ही बात समझाई कि देख हनुमंत सिंह बंदूक दिखाने वाले जमाने जा चुके हैं। और पटेल ने एक ही बात उसको समझाई कि देख अभी भारत की सेनाएं कहां ऑपरेशन खत्म करने वाली है, कश्मीर में। हम कश्मीर को लेके पहली लड़ाई 1947 में लड़ चुके थे, जब हमारा पार्टीशन हुआ था, और तब से लेके अब तक हम लोग कश्मीर के लेके लड़ रहे हैं। तो कहा कि देख अभी भारत की सेनाएं कश्मीर में अपना ऑपरेशन खत्म करने वाली है। अगर हनुमंत सिंह, अगर इन सेनाओं को आदेश मिला ना, तो ये तेरे कश्मीर से आने में टाइम नहीं लगाएगी। और गलती से ये सेनाएं तेरे अगर जोधपुर आज हो गई, तेरे को तो वैसे भी राजस्थान में क्या होना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा। और जैसे ही ये धमकी हनुमंत सिंह के कानों में गई, उसका सारा नशा उतर गया, उल्टे पांव साइन करके क्या हो जाता है, रवाना हो जाता है। लेकिन हमारे लिए प्रश्न छोड़ गया कि हमारा कौन सा आदमी पाकिस्तान जाने की जिद करता है, हनुमंत सिंह। और क्यों करता है, वो जिन्ना डिस्टर्ब करता है, जिन्ना कराची बंदरगाह देने का क्या देता है, लालच देता है। तो पटेल ने एक लड़ाई तो यहाँ मिटा दी, लेकिन लड़ाई इधर और बढ़ गई। कैसे बढ़ गई कि जब इन्होंने राष्ट्रमुख बना दिया इस आदमी को, और इन्होंने राष्ट्रमुख बना दिया मान सिंह सेकंड को। और मान सिंह सेकंड कहाँ का आदमी, तो मान सिंह सेकंड जो है वो कहाँ का आदमी है, तो मान सिंह सेकंड कहाँ का आदमी है, जयपुर। और जैसे ही मान सिंह सेकंड जयपुर को क्या बनाया इन लोगों ने, राष्ट्रमुख, तो एक आदमी पटेल को पीछे से पकड़ लेता है। पता कौन पकड़ेगा, मेवाड़ के राजा कौन पकड़ेंगे, भोपाल सिंह। भोपाल सिंह कहेंगे साले पटेल तू मेरे को पहले क्या बोला था, क्योंकि अपन खुद भी लिखा है कि वंशानुगत राष्ट्रमुख की कुर्सी किसकी रहेगी, मेवाड़ के राजा की। इन लोगों ने अगले चरण के अंदर राष्ट्रमुख कहाँ के राजा को बना दिया, वो भी बड़ा आदमी, वो भी राष्ट्रमुख से कम में मान नहीं रहा था, कौन, मान सिंह सेकंड जयपुर। और इस बार पटेल उलझ भी जाता है, क्योंकि भोपाल सिंह बहुत तेज आदमी थे और उनको पता कि इनको नाराज अपन ज्यादा नहीं रख सकते। लेकिन फिर भी पटेल ने धैर्य से काम लिया और भोपाल सिंह के कानों में कहा कि ये तो यूं ही है, कौन, मान सिंह, छोटा मोटा आदमी है, हम आपको इससे ज्यादा बड़ा बना देंगे। तो भोपाल सिंह सकते में आ गया, इससे ज्यादा बड़ा क्या बना देगा। और समझाता है कि देखो भोपाल सिंह जी, राष्ट्रमुख में तो 5 अक्षर ही आते हैं, हम आपको इससे बड़ा 7 अक्षर वाला बना देंगे। बोला 7 अक्षर वाला क्या बनाएगा, तो कहते हैं कि हम आपको क्या बना देंगे, क्या बना देंगे, महाराष्ट्रमुख। और अपने को भी लग रहा है यार सारा राष्ट्रमुख से तो बड़ा ही लग रहा है, कौन, महाराष्ट्रमुख। राष्ट्रमुख में 5 अक्षर, इसमें 7 अक्षर है, तो हमारे राजा खुश हो गए। ये तो वाकई में बहुत अच्छी बात है कि ऐसा ना तो कोई बना ना कोई बनेगा। और इस चक्कर में एकीकरण के अंदर एक नई पोस्ट और बना दी, जिस नई पोस्ट का नाम क्या बना, महाराष्ट्रमुख। और महाराष्ट्रमुख की कुर्सी पे फर्स्ट एंड लास्ट
कौन बेटर है? और भोपाल सिंह कहां के राजा? मेवाड़ के राजा। अब उपराष्ट्र प्रमुख की कुर्सी सेट रह गई, किस आदमी के लिए? भीम सिंह के लिए सेट रह गई। और भीम सिंह कहां के राजा? कोटा के राजा। अब यहाँ पे तुम्हें प्रधानमंत्री तो लिखना ही लिखना है, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ साथ कौन सा वर्ड भी लिखोगे? मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि 30 मार्च 1949 वो दिन है, क्योंकि 30 मार्च 1949 वो दिन है जब हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री पद की घोषणा कर दी, और यही अनाउंस कर दिया जब वृहद राजस्थान का उद्घाटन हो रहा था कि जो वृहद राजस्थान का आदमी क्या है? प्रधानमंत्री। उसी आदमी को आज से राजस्थान का क्या भी बोला जाएगा? मुख्यमंत्री भी बोला जाएगा। और चेहरा डिसाइड हो गया, कौन? तो कौन सा चेहरा डिसाइड हो गया? हीरालाल शास्त्री। इसके अलावा अब राजधानी, अब महाराष्ट्र प्रमुख के चक्कर में राजधानी उदयपुर से निकल के कहां पहुंच गई? जयपुर। अब एक आदमी को क्या करने बुलाओगे? ये बहुत बड़ा चरण है, क्योंकि 4 रियासतें शामिल हो रही है, जिसमें 3 अपने आप में बहुत बड़ी रियासतें क्या हो रही है? शामिल। तो किसी बड़े नेता को उद्घाटन करने आना, लेकिन सब नेता लोग आने से डरते, क्योंकि उनको अच्छे से पता वापस आएगा वहां पे कौन? हनुमंत सिंह। वो फिर बंदूक निकाल के पीछे पड़ गया तो पटेल कहता तुम सब लोग इधर ही रुको, मैं खुद जाऊंगा। और इस चरण का उद्घाटन करने कौन आया? तो कौन आता है? सरदार पटेल। यहां ध्यान रखना, यहां दोनों प्रश्न बनते हैं कि संयुक्त राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण, संयुक्त राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण जिसका उद्घाटन करता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। चौथा चरण वृहद राजस्थान, जिसका उद्घाटन करता कौन है? कौन है? सरदार पटेल है। और उद्घाटन का जगह, उद्घाटन का जगह क्या हो गया हमारा? जयपुर। 3 बड़ी बात है। एक तो कौन सा आदमी पाकिस्तान जाने की जिद करता है? जोधपुर का हनुमंत सिंह। इस चरण में कौन सी पोस्ट बनी? महाराष्ट्र प्रमुख। और इस चरण का उद्घाटन करता कौन है? सरदार पटेल। ये एकीकरण का चौथा चरण है, जिसका नाम क्या रखा था? बी से बिग मना बड़ा, बड़े को क्या बोला? वृहद। तो नाम क्या पड़ गया? वृहद राजस्थान। तारीख क्या थी? 23 मार्च 1949। अब वृहद राजस्थान कैसे बनाया? चौथा चरण है, चौथा बनाने के लिए जोड़ा किसमें? तीसरे में। तीसरा यानी जे, जे ये संयुक्त राजस्थान। क्या क्या जोड़ा? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, प्लस एक ठिकाना, और इन सबको जोड़ के बी, बी यानी क्या बन गया? और ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा। तो तुम लोग ये लिखो, फिर अपन वो लिख लेंगे। देखो चौथा चरण, देखो बी से बिग, वृहद राजस्थान, बी से बिग वृहद राजस्थान। तारीख लिखो 30 मार्च 1949। तारीख लिखो 30 मार्च 1949। ठीक है, रियासतें मिलो, जे प्लस जे क्यूब बी। जे यानी संयुक्त राजस्थान है, फिर जे क्यू बी में 4 नाम है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, और एक ठिकाना ऐड कर रहे हो तुम लोग, लावा, इजिकल टू इन सबको जोड़ के बी यानी वृहद राजस्थान बना। और ये सारी पोस्ट दे दो इन लोगों को। महाराष्ट्र प्रमुख लिखो भोपाल सिंह मेवाड़। राष्ट्र प्रमुख मान सिंह सेकंड जयपुर। राष्ट्र प्रमुख मान सिंह सेकंड जयपुर। उपराष्ट्र प्रमुख भीम सिंह कोटा। प्रधानमंत्री तो लिखना ही लिखना है, साथ में क्या भी लिखोगे? मुख्यमंत्री, क्योंकि 30 मार्च 1949 को राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की भी घोषणा हुई है, और यही डिक्लेयर किया है कि जो वृहद राजस्थान का जो आदमी प्रधानमंत्री है, उसे आज से क्या बोलना है तुम्हें? मुख्यमंत्री भी बोलना है। तो हीरालाल शास्त्री। राजधानी लिखो जयपुर। ठीक, उद्घाटन करता पूछते, ध्यान रखना। चौथा चरण वृहद राजस्थान का उद्घाटन करता कौन है? सरदार पटेल।
और उद्घाटन का जगह क्या रहेगा? जयपुर। उद्घाटन का जगह रहेगा जयपुर। लिखा आप सब लोगों ने? यहां तक सबने लिखा? बाकी बात अपन कल करते हैं आके, है ना।